हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 में। दोस्तों बिना और बकवास किए सीधा चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे हम एक आइलैंड को देखते हैं। आइलैंड के चारों तरफ नेवी पहुंच चुकी होती है, लेकिन उन्हें पता लगता है सिचुएशन यहाँ की बहुत खराब है, वो लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते और इसको हैंडल करने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत है और उन लोगों को कहा जाता है हंटर्स। इसके बाद हम देखते हैं इस आइलैंड के अंदर बहुत बड़े बड़े लाल लाल चींटी होते हैं जो अटैक कर रहे होते हैं कुछ हीरोज के ऊपर। इन्हीं हीरोज को हंटर कहा जाता है। ये हीरोज ताकतवर होते हैं, मैजिक पावर वाले भी होते हैं, लेकिन इन चींटियों के सामने नहीं टिक पाते। चींटियां इन्हें मारने वाली होती है। एक इंसान को तो चींटी कच्चा चबा रही होती है। तभी अचानक से यहाँ पे एक बंदा आता है और चींटियों को पीटता है और उसके बाद वो बंदा उसे तुरंत हील कर लेता है। तभी उस हीलर के ऊपर भी चींटियां अटैक कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक और हीरो आ जाता है जो बिजली के झटके से इन सारे चींटियों को दूर भगाता है। यहाँ पे एक और हीरो आ जाता है जो इन चींटियों को बुरी तरह से पीटने लगता है, एकदम हल्क की तरह। और इसके बाद ये बंदे बोलते हैं तुम बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच गए, और वो हीलर बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत लोगों की जान बचाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम मुझे बचा लोगे। इसके बाद हमें पता लगता है ये तीनों एस रैंक के हंटर्स हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बड़ा सा सफेद चींटी आ जाता है जो लाल चींटियों से बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये बॉस हो सकता है, लेकिन ये बॉस नहीं होता। हीलर पीछे हट जाता है, लेकिन वो बाकी के जो 2 एस रैंक के हंटर्स होते हैं वो इसी चींटी से फाइट करने लगते हैं। पहले चींटी थोड़ा सा अच्छा फाइट करता है, थोड़ा ओवर पावर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हंटर्स भी बहुत ताकतवर होते हैं। ये अपने और भी ज्यादा भयंकर फॉर्म में आ जाते हैं और चींटी की बैंड बज जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे वैसे ही सफेद चींटी आ जाती हैं, यानी कि बॉस तो वो नहीं था। इसके बाद ये दोनों हीरो अपने और भी भयंकर फॉर्म में आ जाते हैं और बेचारे चींटियों की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शहर के अंदर अटैक कर दिया होता है लाल और सफेद चींटियों ने, लेकिन शहर के अंदर एक और एस रैंक का हीरो मौजूद होता है जिसका नाम होता है मिस्टर चोई, और उसके साथ बहुत सारे लो लेवल के हंटर्स भी मौजूद होते हैं। मिस्टर चोई एक फायर मैजिक इस्तेमाल करने वाला हीरो होता है जो अपनी फायर मैजिक से इन चींटियों को तंदूरी चींटी में बदल देता है। इसके बाद हमें पता लगता है लगभग 10 साल पहले शहर के अंदर बहुत सारे अलग डायमेंशन के पोर्टल खुलने लगे। उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे मैजिकल वेस्ट और मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। इनके ऊपर कोई नॉर्मल बंदूक काम ही नहीं करती थी, और इसीलिए इनसे सिर्फ वही फाइट कर सकता है जिनकी पावर अवेकन हो चुकी है, और उन्हीं को कहा जाता है हंटर्स। हंटर के पावर लेवल के हिसाब से उनको SABCDE रैंक में डिवाइड किया गया है, और एस सबसे ताकतवर है और ई रैंक सबसे कमजोर हंटर्स हैं। लेकिन एक हंटर जब भी अपनी पावर को अवेकन करता है उसके बाद से वो उसे और डेवलप नहीं कर सकता, यानी कि एक एस रैंक का हीरो हमेशा एस रैंक में रहेगा और ई रैंक का हीरो हमेशा ई में ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे एक और पोर्टल खुल चुका होता है जिसे कहा जाता है डंजन, और इस डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं उनको मारने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हंटर भी आ चुके होते हैं। इन्हीं हंटर में से एक होता है किम, और किम से मिलने के लिए पार्क नाम का एक और हंटर आया होता है। वैसे पार्क ये हंटर वाला काम छोड़ चुका होता है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, और इसीलिए यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए आया है, क्योंकि मॉन्स्टर को मारने से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है जिनवो। जिनवो को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, और पार्क पूछता है ये कौन है, इसे देख के सब लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद किम बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सच बताऊं तो पूरी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर यही है, लेकिन क्योंकि ये इस मिशन के अंदर है, यानी कि ये जो मिशन है ये काफी आसान होने वाला है, इसीलिए सब लोग इससे इतना ज्यादा खुश हैं। एक्चुअली ये दोनों नहीं चाहते हैं कि इसकी बातें जिनवो सुने, लेकिन जिनवो सुन लेता है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे भी पता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अपना मेन कैरेक्टर सुंग जिनवो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो सबसे लो लेवल के मिशन में भी इंजर्ड हो जाता है, यानी कि ई रैंक के मिशन में भी वो मार खा के आता है। और इसके बाद हमें एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जूही। जूही एक हीलर होती है और वो काफी ज्यादा केयर करती है जिनवो की, और जिनवो जूही के साथ बहुत बार काम कर चुका है। इसके बाद जूही बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, और तब जिनवो बोलता है कि एक्चुअली मैं अस्पताल में था, ई रैंक का एक मिशन था जिसके अंदर
अंदर सिर्फ मुझे ही चोट लगी और हमारे साथ कोई भी हीलर नहीं था क्योंकि सबके सब ताकतवर थे। इसके बाद जूही बोलती कि वो सब ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरे लोगों को हीलर की जरूरत होती है। इसके बाद जिनवू बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कमजोर हूँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। दूसरी बार बेसुरा गाना गा रहा हूँ। इसके बाद हम सबसे हाई रैंक के हंटर को देखते हैं जिसका नाम होता है सोंग चियोल और ये इस मिशन का कैप्टन होता है। और इसके बाद सब लोग रेडी होते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए, जहाँ पे जिनवू सोच रहा होता है मेरे पास बहुत ही कम मैजिकल पावर है और एक छोटी सी चाकू है और हमें पता लगता है कि इसका इनकम बहुत कम है, जिस वजह से ये सिर्फ एक चाकू ही खरीद सकता है, उससे ज्यादा कोई ताकतवर वेपन ये नहीं खरीद सकता और इसीलिए इस मिशन के अंदर उसे अच्छा करना होगा, वरना इसका घर भी नहीं चलेगा, ये भूखा मरेगा। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो एक मीटिंग के अंदर बिजी था गवर्नमेंट के साथ और यहीं पे हमें पता लगता है डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मारने के बाद एक तरह का क्रिस्टल मिलता है जिन्हें ये लोग कहते हैं मैजिक जेम और गवर्नमेंट उन्हीं मैजिक जेम को लाने का आदेश दे रही होती है क्योंकि इन्हीं मैजिक जेम की मदद से वो लोग वेपन बना सकते हैं। लेकिन वो जो हंटर्स होते हैं वो हंटर इन्हीं जेम्स को बेच के पैसे कमाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिनवू के हाथों में एक मैजिक जेम होता है, यानी कि उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। जिनवू अपनी चाकू की मदद से उसे डिफेंस करता है लेकिन उसके चाकू में एक स्क्रैच आ जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक और अटैक करता है, जिनवू डिफेंस करता है, उसे बचता है और वो अटैक करता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन जिनवू का खंजर टूट जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर जिनवू के पेट के अंदर अपना खंजर गाड़ देता है। जिनवू के पेट से बहुत खून निकलने लगता है। तभी पार्क उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है और जिनवू की जान बच जाती है, लेकिन जिनवू के पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, वो दर्द में होता है। इसके बाद जूही तुरंत इसे हील करने लगती है। बाकी सब लोग मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन की तरफ, जहाँ पे हमें पता लगता है ये जो मैजिकल जेम्स हैं, इन जेम की मदद से वेपन बनाया जा सकते हैं। जितना ताकतवर मैजिकल बीस्ट होगा उतना ही ताकतवर मैजिकल जेम होगा और उससे उतना ही ज्यादा ताकतवर वेपन बनाया जा सकता है और उस वेपन की मदद से और भी ज्यादा ताकतवर मैजिकल बीस्ट को मारा जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट मैजिकल जेम्स के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो किसी तरह से एक ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट कर पाए, जो सोर्स ऑफ एनर्जी बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी से ज्यादा सेफ और सस्ता होगा। और इसीलिए हंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वही मैजिकल जेम को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम देखते हैं हंटर ने डंजन के बॉस को खत्म कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर कम होते हैं, इसीलिए सबके पास बहुत ही कम जेम्स होते हैं, यानी कि इन्हें कम पैसे मिलेंगे। बेचारा जिनवू, उसके पास तो सिर्फ ई रैंक का एक क्रिस्टल होता है जिसे बहुत कम कमाई होगी। इसके बाद जूही जिनवू को हील करते हुए बोलती है कि तुम आखिरकार हंटर क्यों बने, तुम्हें जितनी चोट लगती है इस तरह से तो तुम किसी दिन मारे जाओगे। इसके बाद जिनवू माफी मांगता है और जूही जिनवू के बीच में एक प्यार भरी टकरार होती है। इसके बाद एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे एक और गुफा है और पता लगता है डंजन के अंदर एक और डंजन है। और इसके बाद इनका कैप्टन बोलता है कि हमें पहले हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में बता देना चाहिए, लेकिन बाकी के हंटर बोलते हैं हमारी इनकम बहुत कम हुई है, तो चलो पहले इस डंजन के अंदर जाते हैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारते हैं। वैसे भी ये डंजन डी रैंक का है, कोई खतरा तो होने वाला है नहीं। कैप्टन अपने टीममेट की फीलिंग को समझता है और वो डिसाइड करता है कि ये सब कुछ वो सब वोटिंग से डिसाइड करेंगे और तभी ये वोटिंग शुरू कर देते हैं, जिनमें से आधे लोग जाना चाहते हैं, आधे लोग नहीं जाना चाहते हैं और जूही नहीं जाना चाहती है। लेकिन डिसाइडिंग वोट होता है जिनवू के पास। जिनवू सोचने लगता है और हमें पता लगता है जिनवू की मॉम हमेशा बीमार रहती है, उसे पैसों की जरूरत है ताकि वो अपनी मॉम का इलाज कर सके। उसकी एक छोटी बहन है जो कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसीलिए जिनवू डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाएगा और इसी वजह से सब लोगों को डंजन के अंदर जाना पड़ता है। इसके बाद हमें पता लगता है हंटर बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, जहां पे हंटर्स को ब्लैक स्पीयर के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, जहां से इनके अंदर की मैजिकल एनर्जी का पता लगता है और इसी के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये किस रैंक में रहेगा। इसके बाद बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो इन्हीं हंटर को हायर करती हैं
और एक कंपनी बहुत सारे हंटर्स को एक साथ लेके एक गिल्ड भी बनाती है। और जो मिस्टर चॉय हमने देखा था, मिस्टर चॉय का भी एक गिल्ड होता है और मिस्टर चॉय साफ साफ बोलता है जो हंटर ज्यादा टैलेंटेड है उसे ले आओ। और उसका जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे जितनी ताकतवर और टैलेंटेड हंटर मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है और ये लड़की वही एस रैंक की हंटर होती है जिसका नाम होता है चा हाई इन। चा हाई इन एक छलांग लगाती है और चोरों से लड़की का पर्स छीन लेती है, जिस वजह से इन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहे इन ये पर्स दे देती है उस लड़की को, लेकिन तभी लोग उसे पहचान लेते हैं और लोग इसके दीवाने होते हैं। सब लोग इसके फैन होते हैं। सबके सब इस लड़की को यानी कि चा हाई इन को घेर लेते हैं। चा हाई इन थोड़ी सी शर्मा जाती है, पता नहीं कुछ तो होता है उसके साथ, और वो यहाँ से चुपके से रफो चक्कर हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हंटर्स उस केव के अंदर जा रहे होते हैं। लगभग 40 मिनट तक वो चल चुके होते हैं, लेकिन कब तक इन्हें चलना पड़ेगा इसका कोई अता पता होता ही नहीं है। यहाँ पे जिनवू जूही से माफी मांगता है क्योंकि जिनवू की वजह से ही जूही को अंदर जाना पड़ रहा है, जबकि जूही अंदर नहीं जाना चाहती है। तभी जूही भड़क जाती है और बोलती है तुम अंदर कैसे आ सकते हो, तुम अभी मरते मरते बचे थे, तुम्हें कितनी मुश्किल से मैंने हील किया है तुम्हें पता है ना, तुम फिर से एक और डंजन के अंदर कैसे जा सकते हो। इसके बाद जिनवू बोलता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। और इसके बाद जूही थोड़ी शांत होती है और बोलती है अगर तुम्हें मुझसे माफी ही मांगनी है तो मुझे कभी डिनर डेट पे ले चलो, जिस वजह से जिनवू काफी शर्माने लगता है। इस तरह के एनिमे के अंदर लव स्टोरी अच्छी नहीं लगती, सब मरोगे सालों। इसके बाद ये सब एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा दरवाजा होता है और तब ये बोलते हैं कि हम इतनी दूर आ चुके हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते, और डिसाइड करते हैं कि दरवाजा इन्हें खोलना है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो बातें कर रहे होते हैं नए हंटर से और बताते हैं कि फ्यूचर में तुम हंटर बनने वाले हो जबकि बाकी लोग नहीं बनने वाले हैं। ये पोर्टल लगभग 10 सालों से खुल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है, यानी कि घंटा इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि पोर्टल के अंदर क्या मिस्ट्री छुपी हुई है। चाहे तुमने कितने भी मिशन क्यों ना किए हो, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन डंजन के अंदर क्या है ये एक मिस्ट्री है। इसीलिए तुम्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हंटर्स उस दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ये दरवाजा खोलते हैं वैसे ही चारों तरफ मशाल जल जाती है। वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है, चारों तरफ बहुत सारे स्टैचू होते हैं जो साइज में काफी बड़े होते हैं, लेकिन एक स्टैचू सबसे ज्यादा बड़ा होता है और वो एक सिंहासन के ऊपर बैठा होता है, बिल्कुल एक राजा की तरह। लेकिन इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर या फिर एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं होता और इस रूम के बीचों बीच एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल यानी कि मैजिक वाला सर्कल ड्रॉ किया गया होता है। तब एक बंदा बोलता है कि इस पुतले के ऊपर कुछ लिखा है। कैप्टन उस भाषा को पढ़ पाते हैं जहाँ पे पता चलता है कि इस जगह का नाम है कैंटिनन टेम्पल और ये जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह है। यहाँ पे तुम्हें भगवान के नियमों को मानना पड़ेगा। पहला नियम, भगवान की पूजा करो। दूसरा नियम, भगवान की तारीफ करो। तीसरा नियम, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। और अगर तुम ये सब नहीं मानोगे तो तुम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा बच के नहीं जा सकता। तभी जूही डरते हुए बोलती है, जिनबू उस बड़े मूर्ति की आंखें हिल रही थी, मैंने देखा उसकी आंखें हिल रही थी। और तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है, जिस वजह से सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग इसी जगह पे फंस जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, ये क्या बकवास हो रहा है, तुमने इस डंजन को थोड़ा कम आंक लिया, मैं चला यहाँ पे, तुम यहीं पे पड़े रहो। और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वैसे ही दरवाजे के पास वाला जो मूर्ति होता है वो हिलने लगता है और इस बंदे को वो फाड़ के रख देता है। ये सब देखने के बाद सब लोगों की फट जाती है। जिनबू की तो सबसे ज्यादा फटी हुई होती है, क्योंकि जिनबू को पता है कि जो बंदा अभी अभी मरा है उसका रैंक जिनबू से काफी ज्यादा हाई था, वो इतनी आसानी से मर सकता है, यानी कि जिनबू का तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। जिनबू समझ जाता है कि सिर्फ वो एक ही स्टैचू नहीं है, यहाँ पे जितने भी स्टैचू हैं वो सब मूव कर सकती हैं। एक छोटी सी गलती और जिनबू की जान जा सकती है। जिनबू समझ जाता है कि ये कोई डी रैंक डंजन नहीं है, आखिरकार इतने ताकतवर क्रिएचर यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। और तभी वो पीछे मुड़ के उस स्टैचू की तरफ देखता है
और वो स्टैचू भी इसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद जिन्बू एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ से हमें पता लगता है जिन्बू बहुत बार इस तरह की सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पे उसकी जान को खतरा हो। एक बार तो उसे ई रैंक के मैजिकल बीस्ट ने घायल कर दिया था, वो बहुत दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार वो बहुत ही ज्यादा भूख में था क्योंकि वो एक मेज के अंदर फंस गया था और मरने की कगार में पहुंच गया था। वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है और ना ही उसकी अर्निंग इतनी अच्छी है कि वो अच्छे वेपन्स को ला पाए, इसीलिए वो एक छोटा सा चाकू रखता है और अगर उसका चाकू तबाह हो जाता है तो उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उस मैजिकल बीस्ट को हराना पड़ता है, जो कि लगभग इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिशन के दौरान जिन्बू को काफी चोट आती है, उसके शूज फटते हैं, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन इतना भयानक जॉब करने के बाद भी उसको जितने पैसे मिलते हैं उतना काफी नहीं है। इसीलिए वो हमेशा चौकन्ने रहता है, हमेशा देखता रहता है कि कहाँ पे उसे मौका मिल सकता है किसी कमजोर को मारने का, और जब भी उसे मौका मिलता है तब वो उस कमजोर मैजिकल बीस्ट को मार के कुछ पैसे कमा लेता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे स्टैचू की आंखें चमकने लगती है। जिन्बू चिल्ला के बोलता है सब लोग झुक जाओ, और वो स्टैचू एक लेजर से अटैक कर देता है। जिन्बू जान बचा लेता है, जूही की बाकी हट जाते हैं, लेकिन एक हंटर की किस्मत बुरी होती है, वो लेजर की चपेट में आ जाता है और पूरी तरह से राख बन जाता है। ये सब देखने के बाद सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जिन्बू सोचता है ये क्या हो रहा है, मैंने सोचा था डी रैंक का डंजन जिसे, मैंने सोचा था डी रैंक का डंजन जिसे जानलेवा हो गए देखते देखते। जिन्बू बहुत बुरी तरह से डर चुका होता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और दोस्तों इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 होता है खत्म। मुझे पता है एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लेट है, कुछ ज़रूरी काम रह गए थे इसलिए बनाया नहीं था, और जानबूझ के इसको सेकेंड एपिसोड के पहले अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके कुछ तो अच्छा सा लिख दो जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, वरना तुम्हारी बजाने के लिए कोई आ जाएगा।